Good afternoon, everybody. How are you? I hope you are fine and healthy at your places and concentrate on your study. As per you know that today we will be explaining chapter number 2 from history, socialism in Europe and the Russian Revolution. आज आपका चैप्टर नंबर 2 जो है वो हिस्ट्री से रन होगा. इन प्रीवियस क्लासेस चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम हिस्ट्री द नाजिज्म ऑफ हिटलर. ओके, हमने हिटलर्स के बारे में जो है चैप्टर्स को एक्सप्लेन किया था इन प्रीवियस मीटिंग में. आज जो है हम नए चैप्टर्स की ओर टूवर्ड हो रहे हैं. हमारा जो मोटिवेशन है वो आज नए चैप्टर के साथ में है जो कि हिस्ट्री से बिलोंगिंग है, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन. सोशलिज्म इन यूरोप, इसका मतलब होता है कि जो यूरोप है उसमें किस प्रकार से सोशलिज्म, समाजवाद जो है वो किस प्रकार से आया, और द रशियन रेवोल्यूशन, और रशियन जो क्रांति है वो किस किस प्रकार से, क्या कारण थे, क्या उसका रीजन रहा, ये सारी चीजें जो है हम इन दिस चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे. सो इन दिस सीरीज वी गो टू आवर फर्स्ट टीचिंग पॉइंट, द एज ऑफ, देखिए द एज ऑफ सोशल चेंज. ठीक है, यानी जो सोशल समाज में जो बदलाव आए उसके क्या रीजन रहा है, क्या चेंजेस आए, किस वजह से ये सोशल जो है उसका उद्गम हुआ, ये सारी चीजें जो है इन दिस चैप्टर्स के अंदर, इस पॉइंट के अंदर हम जो है डिस्कशन करने जा रहे हैं. तो फर्स्टली तो सबसे पहले हमको चैप्टर्स का जो व्यू है उसको पढ़ना चाहिए कि सबसे पहले सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन जो है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं इसको अंदर कुछ व्यू ऑफ पॉइंट देना चाहती हूँ कि द legacy of the French revolutions gave new direction to the socio-economic and political ideas of France and the world as well. यानी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था उसने अलग अलग प्रकार की डायरेक्शन जो है इन सोशल इकोनॉमिक यानी समाज में और आर्थिक में, यानी आर्थिक और सामाजिक इन दोनों, और पॉलिटिकल आइडियाज जो है फ्रांस में काफी सारे जो नए आइडियाज जो है यहाँ लोगों को जो है स्प्रेड हुए. एंड एज वेल एज इन पोस्ट रेवोल्यूशन पीरियड मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूरोप and Asia witnessed discussion on new ideas about the individual's right and system of governance. यानी कहता है कि ये जो जितने भी आइडियाज जो हैं फ्रांस के अंदर जो रेवोल्यूशंस के कारण आए थे इस पीरियड्स के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर, जिसमें यूरोप, एशिया, ऐसी दो कंट्री थी जो विटनेस थी, डिस्कशन किया इन्होंने नए आइडियाज के बारे में. इंडिविजुअल राइट यानी अपना स्पेशल जो अधिकार है, यानी इंडिविजुअल्स का मतलब यहाँ सेपरेटिशन से होगा. ठीक है, एंड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, और किस प्रकार की गवर्नेंस, किस प्रकार की गवर्नमेंट, किस प्रकार की जो सरकार है वो यहाँ लॉन्च होगी. दिस सर्कमस्टेंस प्रिपेयर्ड, ये जितनी भी परिस्थितियां थी, ओके, द प्रिपेयर्ड द बैकग्राउंड फॉर द इमर्जेंस ऑफ न्यू आइडियाज ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप. ये सारी एक ऐसी सिचुएशंस थी, ऐसी सर्कुलेशन थी, ऐसी परिस्थितियां थी जिसने न्यू आइडियाज ऑफ सोशलिज्म यानी समाजवाद के नए विचार को यूरोप के अंदर और रशिया के अंदर फॉरवर्ड किया, विच विल बी डिस्कस्ड इन द चैप्टर. इस चैप्टर के अंदर हम इसी व्यू ऑफ पॉइंट के ऊपर डिस्कस करेंगे. द रशियन रेवोल्यूशन पॉपुलराइज्ड द आइडियाज ऑफ द सोशलिज्म टू द शेप ऑफ सोसाइटी इन द 20th सेंचुरी. यानी 20th सेंचुरी के अंदर इस प्रकार समाजवाद के जो नया रूप जो है वो दिया गया था. तो यहाँ हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं द एज ऑफ सोशल चेंज. देखिए मैंने फर्स्ट उस पर लिखा है द एज ऑफ सोशल चेंज. इस सोशल चेंज के अंदर लिबरल्स आए, रेडिकल्स आया, कंजर्वेटिव्स आई. तो एज ऑफ द सोशल चेंज था, यानी इसका जो युग था वो क्या था, द सोशल एंड द पॉलिटिकल चेंजेस दैट टुक प्लेसेस ऑल ओवर यूरोप कैन बी ट्रेस्ड टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन, but not anyone in Europe wanted to the complete transformation of the society. यानी जितना भी समाज और राजनीतिक में, यानी सामाजिक और राजनीतिक में जितने भी बदलाव आए वो took places the all over Europe. उन्होंने अपनी जगह बनाई ऑल ओवर यूरोप के अंदर, इसने ट्रेस्ड किया,
पूरे संसार को। और जो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी, जो फ्रांस की जो क्रांति थी, वो यूरोप के अंदर यानी नॉट एवरीवन इन यूरोप इज वांटेड, केवल यूरोप ही नहीं, जितना भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, समाज का जितना भी ट्रांसफॉर्मेशन था, इन सभी ने इस चीज को अपनाया। एंड सम वर द कंजर्वेटिव, और काफी जो थे वो, और कुछ तो ऐसे थे जो कि अपरिवर्तन वादी थे, यानी कंजर्वेटिव का मतलब होता है अपरिवर्तनवादी, यानी जो कोई चेंजेस चाहते ही नहीं थे। अदर वर्ड लिबरल्स, उदार, ओके, radicals, Molic, and the French Revolution's ideas of the liberty, equality, and the fraternity began to inspiring the idea of motivated the political movement in the world in 19th and 20th century। यानी 19वीं और 20वीं सदी के अंदर बहुत सारे मोटिवेट जो है वो पॉलिटिकल्स के अंदर आए। उसमें लाइबरल, रेडिकल, कंजर्वेटिव, ये कुछ ऐसी थिंग्स थी जिनकी वजह से बदलाव भी आए लोगों के अंदर, विचारों में भी काफी चेंजेस आया, लोग जो है बदलाव चाह रहे थे। इसीलिए यहाँ पर एक युग जो है वो यहाँ पर स्टार्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं सोशल चेंज, समाज में बदलाव। ओके, इन दिस सीरीज द फर्स्ट पॉइंट जो कि एज ऑफ सोशल चेंजेस के अंदर आता है वो है लाइबरल्स, जो कि मेंशन किया गया है। देखिए, लाइबरल्स, ओके, liberals looked to change society, and उद्दार का मतलब है educated person, literate person। तो liberals looked to change society and they wanted to tolerate toward all religions। जितने भी जो liberal थे, ध्यान से सुनना, वो बदलाव चाहते थे, जो चीज चल रही थी उसकी जगह पर बदलाव चाहते थे, और उसके लिए उन्होंने they wanted tolerance toward all religion। जितने भी धार्मिक जो ग्रुप थे या रिलीजन जो थे, धर्म जो थे, उनको भी उन्होंने टॉलरेंस किया। एंड 19 और 20 सेंचुरीज के अंदर यूरोप जो था वाज डोमिनेटेड बाय द क्रिश्चियनिटी। यानी ये जो यूरोप जो था, ठीक है, यूरोप जो था उसको डोमिनेटेड किया गया था बाय द क्रिश्चियनिटी, यानी ईसाई, सिख उस समुदाय से। लिबरल अपोज द एब्सोल्यूट पावर एंजॉयड बाय द मोस्ट ऑफ मोनार्च इन यूरोप। दे फेवर्ड फॉर द suffrage and individual right and the advocate democratic setup of government। यानी जो लिटरेट पर्सन थे, जो एडवोकेट थे, जिन्हें न्याय और कानून की काफी नॉलेज थी, वो इंडिविजुअल राइट चाहते थे, यानी स्पेशल व्यक्तिगत जो है वो अधिकार चाहते थे। और इसीलिए उन्होंने इस चीज का फेवर्ड किया, किसका, द एज ऑफ सोशल चेंजेस का। एंड उसी के आधार पर समाज के अंदर वो अपनी एक गवर्नमेंट जो थी उसको फुल पावर के साथ में सेटअप करना चाहती थी। एंड दे फेवर्ड अ वेल ट्रेन्ड ऑटोनॉमस जुडिशियल, उसी के साथ में वो ऑटोनॉमस जुडिशियल न्यायपालिका भी की भी मांग उन्होंने की। They cannot be called the Democrats as they did not favor universal adult franchises। They favored voting right only for men, not for women। यहाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग्स कही गई कि इन्होंने डेमोक्रेटिक तो चाहा, लेकिन वो उसके फेवर में, यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो थी उसके फेवर में भी थे। यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस का मतलब होता है राइट टू वोट, लेकिन यहाँ जो राइट टू वोट है उसके अंदर क्या था, दे फेवर्ड वोटिंग राइट ओनली फॉर मेन। केवल मेन के लिए उन्होंने जो है वोट करने की कोशिश के राइट दिया गया था। वुमेन को जो है यहाँ कि यहाँ पर जो एडल्ट फ्रेंचाइजेस थे उसको फेवर्ड तो किया गया था, लेकिन उसमें ये कहा गया था कि केवल जो राइट टू वोट है वो फेवर किया गया था केवल मेन, यानी मेल के लिए। वुमेन, फीमेल के लिए जो है ये अधिकार जो है वो नहीं था। फिर आता है रेडिकल्स। रेडिकल्स यहाँ पर जो मौलिक थिंग्स जो थी उससे रिलेटिव है। दिस सपोर्टेड वुमेन्स राइट्स एंड द ऑर्गेनाइज द वेरियस सफ्रिगेटेड मूवमेंट। यहाँ वुमेन्स को सपोर्ट तो किया गया था, उन्हें अधिकार किया गया था, वो ऑर्गेनाइज कर सकती थी अलग अलग प्रकार के सेपरेट मूवमेंट्स को। रेडिकल वांटेड अ नेशन इन व्हिच द गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज। यहाँ पर जो हमारी जो गवर्नमेंट थी उस बेस पर उन्होंने मेजॉरिटी मांगी
और ये ऐसा जो रेडिकल जो थे, मौलिक जो लोग थे वहां के, वो इस नेशंस को, अपने राष्ट्र को चाहते थे। जितनी भी पॉपुलेशन ऑफ जो मेजोरिटी जो थी, उन्होंने अपनी अलग से गवर्नमेंट को तो लॉन्च करने की बात कही गई, साथ में जो फीमेल थी उनको जो है वोट देने का अधिकार तो नहीं था, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन और मूवमेंट जो है उसमें पार्टिसिपेट कर सकती थी। They were not against to the existence of the private property. प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है उसके अगेंस्ट में तो नहीं थे, बट द डिसलाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ द हैंड्स ऑफ द फ्यू पीपल्स। लेकिन उन्होंने बोला कि प्राइवेट सेक्टर्स जैसे जो कंपनी से रिलेटेड जो प्राइवेट ऑक्यूपेशन थे, वो कहते कि हमें उससे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन इन द हैंड्स ऑफ द फ्यू पीपल, लेकिन इससे रिलेटिव जो कुछ शक्तियां हैं वो इंडियन सिविलाइजेशन या यूरोप से रिलेटिव, सर इंडियन का तो कोई लेना देना है नहीं, सॉरी, यहाँ पे जो कह रहे हैं कि तो और भी जो लिटरेट जो पर्सन है उनके हाथों में इस प्रकार का जो अधिकार है वो होना चाहिए। फिर आता है कंजर्वेटिव यानी अपरिवर्तनवादी। यहाँ ऐसे भी कुछ थे जो किसी प्रकार के चेंजेस जो है उसको किस प्रकार से लेबल करना चाहते थे, किस प्रकार से ऑपोज व्यू जो है उनको ज्यादा पसंद करते थे। So they opposed the view of the radicals and the liberal. After the French Revolution, the conservatives felt the need of change. जब लोग जो अपरिवर्तनवादी जो थे, जो कि रेडिकल और लाइबरल इसके अपोज में कभी नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, लोगों की फीलिंग जो है, उनकी अंडरस्टैंडिंग स्किल जो है जब बढ़ने लगी, उनकी सोचने समझने, उनके विचारों में जब चेंजेस आए, तो फिर इन लोगों ने 19th सेंचुरीज के अंदर उन्होंने ये महसूस करने लगा, उन लोगों को महसूस होने लगा कि समाज के अंदर कुछ तो बदलाव की आवश्यकता है। बट द बिलीव, लेकिन उनके साथ ही वो विश्वास करते थे दैट द पास्ट हैड टू बी रिपेक्टेड। लेकिन उन्होंने बोला कि जो हमारा पास्ट है वो हमारे वर्तमान में रिपीटेड जरूर होगा, इसीलिए इन्हें अपरिवर्तनवादी भी कहा गया। वो प्रॉपर जो है प्रिपेयर्ड नहीं थे, लेकिन वो नए चेंजेस के साथ में अपने पास्ट को भी चाहते थे। नेक्स्ट हमारा इसी सीरीज के अंदर आता है इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंजेस। ठीक है, अब इंडस्ट्रियल सोसाइटी, इंडस्ट्रियल आप लोग समझते हो, तो इंडस्ट्रियल जो सोसाइटीज है उसमें किस किस प्रकार के सामाजिक जो बदलाव है वो कैसे आए। ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, न्यू सिटीज, न्यू इंडस्ट्रियल रीजन, न्यू रेलवे लाइन्स वर डेवलप्ड। यानी जो इंडस्ट्रीज के जो सोसाइटी थी उसके अंदर एक प्रकार की क्रांति उस समय आई, नई नई सिटियां, नई नई इंडस्ट्री, नए नए रेलवे यहाँ पर डेवलप किए गए थे। इट बॉट मैन, वुमेन, चिल्ड्रन टू द फैक्ट्रीज। उसके साथ ही साथ लोगों ने उसके अंदर मेन वुमेन जो वर्कर होते थे उन्होंने भी अलग अलग एम्प्लॉयमेंट के आधार पर इस प्रकार की नई नई छोटी छोटी फैक्ट्रीज जो है उसको लॉन्च करना चालू कर दिया। बट स्टिल द प्रॉब्लम, लेकिन प्रॉब्लम तो वही की वही थी, अनएम्प्लॉयमेंट वाज द कॉमन। अगर इस बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, रेलवे हुआ, बहुत सारी चीजें जो है, नए नए मकान है, फैक्ट्रीज है, वो लॉन्च हुई, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा प्रॉब्लम था जो कि कॉमन था, वो एज इट इज थी। पीपल वर फोर्स्ड टू एक्सेप्ट लॉन्ग वर्किंग आवर्स एंड पुअर वेजेस। लोग जो थे, पीपल जो थे, उन पर दबाव बनाया जाता था। एक्सेप्ट द लॉन्ग वर्किंग आवर, लंबे मतलब कार्य करने की जो अवधि है, लॉन्ग आवर्स जो थी उसके लिए उन्हें फोर्स किया गया। यानी पर डे का 12 से 14 आवर कंटिन्यू वर्किंग जो थी उसके लिए, और पुअर वेजेस, वर्किंग हार्ड तो ज्यादा था लेकिन उनका जो वेजेस, उनकी जो तनख्वाह, जो डेली वेजेस, उनका जो पैसा था वो उस हार की अपेक्षा काफी कम था। विद द अर्बनाइजेशन, हाउसिंग, द सैनिटेशन प्रॉब्लम वर ग्रोइंग। तो इसकी वजह से अर्बनाइजेशन, हाउसिंग, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम जो थी वो ग्रोइंग होने लगी, बढ़ने लगी। आउटलुक्स ऑफ, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है आउटलुक्स ऑफ नेशनलिस्ट, लिबरल एंड रेडिकल्स। अब किस प्रकार से ये जो नेशनलिस्ट था, राइवल अपना जो लिबरल्स था, रेडिकल थे, उनके आउटलुक, बाहरी जो लुक है वो कैसा था। मैनी ऑफ द लिबरल and the radicals had their own property and were also employer. They had made their wealth through industrial venture or trade. यानी अलग अलग जितने बहुत सारे जो लिबरल थे, जो रेडिकल जो थे, वो अपनी खुद की प्रॉपर्टी चाहते थे, अपने खुद के एम्प्लॉयर चाहते थे, और वो अपने आप को समृद्ध बनाना चाहते थे। अपनी जो इंडस्ट्रीज है उसके वेंचर्स को ट्रेड, व्यापार में बदलना चाहते थे। बिलीव को विश्वास करते थे इन द वैल्यू ऑफ द इंडिविजुअल एफर्ट।
यानी अपना खुद का व्यक्तिगत एफर्ट जो थे उसमें वो विश्वास करते थे, अपनी फ्रेंचाइजीज के अंदर लेबर और द एंटरप्राइजेस एंड सम द ऐसी चीजें जो है ये एक्सपेक्टेशन करते थे। और ऐसी की ऐसी सम जो नेशनलिस्ट थे, जो राष्ट्र जो थे, वो भी इस प्रकार की जो लेबर रेडिकल इनकी जो रेवोल्यूशंस थी उनका कोई अंत नहीं होने जा रहा था। और काइंड ऑफ द गवर्नमेंट एक्सिस्ट इन यूरोप इन 1815 1815 तक 1815 तक अलग अलग प्रकार की सरकार की जो व्यू है वो यूरोप के अंदर जो है लॉन्च होने लगी। इन फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड रशिया नेशनलिस्ट बिकैम रेवोल्यूशनरी। ये जो नेशनलिस्ट थे, ये जो राष्ट्रवादी थे, वो धीरे धीरे क्रांतिकारी के रूप में बनकर के सामने आने लगे। एंड वर्क टू द अदर थ्रू एक्सेप्टिंग मोनार्चीज नेशनलिस्ट टॉप टू रेवोल्यूशन एंड वुड क्रिएट द नेशंस वेयर ऑल सिटीजंस वुड हैव इक्वल राइट। और यहाँ बहुत सारे ऐसे अलग अलग ये जो रेवोल्यूशनरीज के रूप में जब ये आने लगे तो उसमें काफी सारी मोनार्चीज, या मोनार्चीज मैंने पहले भी बता चुकी हूँ, जो ये जो टॉप रेवोल्यूशनरीज जो थे ये अलग प्रकार के राष्ट्र को क्रिएट करने लगे। और जितने भी सिटीजन्स जो थे वहां के जो नागरिक थे उनके लिए इक्वल राइट, इक्वल अधिकार की जो है मांग करने लगी। आफ्टर 1815 Giuseppe Mazzini and the Italian nationalists conspired with others from Italy where all citizens would have equal right। जब गिuseppe Mazzini जो था, जो 1850 के अंदर, जो कि इटली का नेशनलिस्ट था, इसने कंस्पायर्ड किया फ्रॉम द इटली से कंस्पायर्ड करते हुए जितने भी सिटीजन्स ऑफ यूरोप जो थे उनके लिए इक्वल मांग इन्होंने की। फिर आता है यहाँ द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। अब धीरे धीरे यूरोप के अंदर समाजवाद की जो भावना है वो आने लगी। बाय द मिड 19th सेंचुरी द सोशलिस्ट आइडियाज, जितने समाजवादी जो थे उनके जो विचार थे वो स्प्रेड किए जाने लगे थ्रू यूरोप सजेस्ट एंड द कैंपेन टू इंस्टीट द इंडिविजुअल कंट्रोल। और उनको सजेस्ट किया गया था एक कैंपेन के रूप में कि आप जो है अपना इंडिविजुअल व्यक्तिगत कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल जो है वो हो, प्रॉपर्टी शुड बी कंट्रोल द कलेक्टिविटी, जितनी भी प्रॉपर्टी है उस पर हमारा अधिकार हो। ये जो सारी चीजें हैं ये एक रीजन थे हमारे समाज नई एज, यानी नई जो और नेक्स्ट जो टॉपिक है द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। अब सोशलिज्म जो है वो किस प्रकार से यूरोप में एंटर हुआ। मैंने बोला कि यहाँ पर इंडिविजुअल जो कंट्रोल है वो लोगों ने मांगना स्टार्ट कर दिया। आइडिया जो है लोगों के जब नए नए आइडिया से लोग इंट्रोड्यूस हुए तो एक रेवोल्यूशनरी जो बदलाव है, काफी डेवलपमेंट जो है वो क्रांतिकारी बदलाव जो है वहां पर आया। फिर आता है आइडिया ऑफ कम्युनिस्ट सोसाइटी। यानी सामुदायिक समाज जो है उसका आइडियाज कैसे आया, कम्युनिस्ट सोसाइटी जो है उसका किस प्रकार से आइडियाज जो है लोगों को आया। अ लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर रॉबर्ट ऑन, ये एज ए स्टोरी है, आपको सुनना है। अ लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर रॉबर्ट ऑन 1771 से लेकर 1858 ड्यूरेशन डिमांड टू बिल्ड ए कोऑपरेटिव कम्युनिटीज कॉल्ड न्यू हार्मनी इन इंडियाना यूएसए। एक लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर जिसका रॉबर्ट ऑन्ड था, उसने डिमांड की थी एक नई कोऑपरेटिव कम्युनिटी को बिल्ड करने की जो कि नया हार्मनी एंड इंडियाना यूएसए कहलाए। फ्रेंच सोशलिस्ट लुइस ब्लैंक 1813-1882 wanted the government to encourage cooperative and replace capitalist enterprises. These cooperatives were to be associates of people who produce good together and divide the profit according to the work done by the member। फिर एक फ्रांस सोशलिस्ट लुइस ब्लैंक आया जो कि 1813 से 1882 का ड्यूरेशन था। ये चाहता था कि गवर्नमेंट जो है इस प्रकार के जो कोऑपरेटिव जो और है उन्हें एनकरेज करे, उनका रिप्लेसेस करे। और सबसे बड़ी बात ये कही उसने कि जो व्यक्ति कोऑपरेटिव के अंदर जो एसोसिएट पीपल जो है जो अपने सामान, जो अपने गुड्स जो है उनको प्रोड्यूस करते हैं, उनको अपने डिवाइड्स को, प्रॉफिट को जो है उसको अलग अलग तरीके से बांट लेना चाहिए। अपने जितना आप वर्क कर रहे हो उतना आपको प्रॉफिट जो है वो मिलना चाहिए। फिर कार्ल मार्क्स जो है वो उसका यहाँ पर कुछ आइडियाज थे जो कि कम्युनिस्ट सोसाइटी से आए थे
फिर एक कार्ल मार्क्स नाम का सोशलिस्ट यहाँ पर आया, जिसका ड्यूरेशन जो था वो 1818 से 1883 था। ये इसने आर्ग्यूड किया दैट द इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज द कैपिटलिस्ट एंड द प्रॉफिट ऑफ द कैपिटलिस्ट वाज द प्रोड्यूस बाय वर्कर। कहता है कि जितना भी जो प्रॉफिट है वो वर्कर के द्वारा ही होता है, इसलिए वर्कर जो है यहाँ पर मेन थीम होनी चाहिए। द कंडीशन ऑफ द वर्कर कुड नॉट इम्प्रूव टिल द प्रॉफिट वाज द accommodated by the private capitalists. He believed the overhaul capitalist worker had the construct to radical and the socialist society where all property was socially controlled. यानी कहता है कि जो इंडस्ट्री जो होती है जिसके अंदर जो पीपल है, जो प्रॉफिट जो वर्कर जो होते हैं वही इस प्रॉफिट को प्रोड्यूस करते हैं, तो जितना भी ओवरऑल जितना भी वर्क है ये सोसाइटी की जो प्रॉपर्टी है वो कंट्रोल में होनी चाहिए। किसके? इस प्रकार के जो मर्चेंट हैं, जो पीपल हैं, जो वर्कर हैं उनके। तो यहाँ से भी लोगों को एक नया आइडिया जो है वो स्प्रेड हुआ। फिर आता है सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। इस समाजवादी जो भावना है उसको सपोर्ट जो है वो कैसे मिला? तो सोशलिस्ट फॉर्म एन इंटरनेशनल बॉडी कॉल्ड सेकंड इंटरनेशनल टू द कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट एंड देयर आइडिया। जितने भी सोशलिस्ट जो थे, समाजवादी जो थे, उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर अपना अलग फॉर्मेशन तैयार किया एंड कॉल्ड द सेकंड इंटरनेशनल। उसके बाद नई फॉर्मेशन को तैयार किया जिसको सेकंड इंटरनेशनल कोऑर्डिनेट के नाम से एफोर्ड किया गया था। यहाँ आइडियाज जो है उसको स्प्रेड किया गया था। कहाँ पर? इंग्लैंड और जर्मनी के अंदर। तो इंग्लैंड और जर्मनी के जितने भी वर्कर्स जो थे वो फॉर्म्ड हुए एसोसिएशंस के अंदर एंड दे सेट अप फंड्स टू हेल्प द मेंबर इन टाइम ऑफ डिजायर। They demanded reduced working hours and the right to vote in Germany. These associations worked with the Social Democratic Party (SPD) and helped to the win parliamentary seat. कहता है कि जब जर्मनी के वर्कर, इंग्लैंड और जर्मनी के जो वर्कर थे, जब वो एसोसिएट होने लगे, जब वो सेटअप होने लग गए, उनके फंड्स लोगों के जो इनके फंड्स में जो है काफी मेंबर जो है वो डिस्ट्रिक्ट होने लगे, तब इन्होंने डिमांड करना चालू कर दिया कि जो उनका जो वर्किंग हार जो है उसके अलावा वर्किंग हार को तो रिड्यूस किया ही जाए। पहले क्या था कि वर्किंग हार जो था उसके लिए फोर्स किया गया था कि आपको ज्यादा समय के लिए वर्क करना है, लेकिन उनका बेसिस कम था, तो उन्होंने जो अपने हार थे उसमें रिडक्शन चाहा, रिड्यूस चाहा, और साथ ही साथ उन्होंने राइट टू वोट की मांग की। और इस प्रकार जर्मनी के अंदर एक वर्कर एसोसिएशन यानी डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो उसका नया उदय हुआ जिसका नाम था सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। इन्होंने हेल्प की इस प्रकार की पार्लियामेंट्री सीट्स के लिए। और 1905 के अंदर सोशलिस्ट एंड द ट्रेड यूनियंस फॉर्म लेबर पार्टी इन ब्रिटेन। उसी प्रकार एक नई पार्टी 1905 के अंदर अस्तित्व के अंदर आई जिसे ब्रिटेन पार्टी इन ब्रिटेन, जिसको लेबर पार्टी के नाम से जाना गया था ब्रिटेन के अंदर। Socialist does not success to forming a government in Europe. इस प्रकार से ये जो 1914 के अंदर जो सोशलिस्ट जो थे उन्होंने वो सक्सेस हुए यूरोप के अंदर एक नई प्रकार की गवर्नमेंट को लॉन्च करने के लिए। आई होप what your point यहाँ explain किया है, everybody has understood, सबको समझ में आया होगा। And again your duty then you read at your home chapter in completely concentration. जब आप full concentration के अंदर chapters को read करोगे then आपको ये वापस समझ में आएगा। Okay, then I'm going to end this meeting now. Okay, bye everybody.